मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए प्रतिदिन एक नई वीडियो लेके आते हैं। उसी क्रम में आज भी आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.4 के कुछ प्रश्न हल कराए थे और उसमें प्रारंभिक जो संक्रियाएं हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताई थी आपको। उसमें हमने रो ऑपरेशन से सारे सवाल कराए थे और आप लोग रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा के करिएगा उन प्रश्नों को। और मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो देख ली होगी और कुछ सवाल जो हमने कराए थे उनको समझ लिया होगा। उसी आधार पर जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं वो भी आपको अपने आप ही हल करने हैं। अगर कोई आपको परेशानी उन सवालों में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उन क्वेश्चनों को भेज सकते हैं। तो चलिए आइए उसी क्रम में हम आपको आज कुछ उदाहरण और विविध प्रश्नावली पाठ संख्या 3 की कराएंगे, उसके कुछ प्रश्न कराएंगे। तो ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये उदाहरण संख्या 26 आ रही है। इसमें दिया गया है कि यदि ए कोई आव्यूह है 2/2 की, जिसकी पहली पंक्ति में cos थीटा sin थीटा और दूसरी पंक्ति में माइनस sin थीटा cos थीटा है, तो सिद्ध करना है कि a की घात n बराबर आव्यूह होगी cos n थीटा sin n थीटा पहली पंक्ति में और माइनस sin n थीटा cos n थीटा दूसरी पंक्ति में, जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, समझिएगा। तो देखिएगा इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। यह सवाल जो आपने कक्षा 11 में पाठ संख्या 4 पढ़ी होगी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी से यह सवाल हल होगा। तो आइए समझिए। हिंदी में कहते हैं गणित का आगमन सिद्धांत। गणित का आगमन सिद्धांत से हम इसको हल करेंगे। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ सिद्ध करना है कि a की घात n बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा होगा, जबकि यह दिया गया है, a बराबर यह दिया गया है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले माना कि Pn बराबर an बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। तो गणित आगमन सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी कथन, इसको Pn इक्वल टू न करके ऐसे डॉट लगा दीजिए। Pn एक यहाँ पे कथन है जो कि an के बराबर है और an का मान ये दिया हुआ है, और सिद्ध करना है। तो माना कि यही सिद्धांत हमने Pn मान लिया। अब n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे हम, तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा LHS में क्या आएगा, a की घात 1 यानी कि a, और RHS में क्या आएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो cos 1 थीटा यानी कि थीटा, ठीक है, sin 1 थीटा यानी कि थीटा, माइनस sin 1 थीटा यानी कि थीटा, sin थीटा माइनस का हो गया यहाँ भी cos थीटा। और मैं आप इस समीकरण को जो दिया गया उसको 1 मान लीजिए आप, तो समीकरण 1 से LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ लिखेंगे Pn कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब n इक्वल टू k के लिए हम मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना कि Pn सत्य है
सत्य है n बराबर एक, n बराबर k के लिए, k के लिए। ठीक है, जब n बराबर k के लिए सत्य है, इसका मतलब है कि a की घात k बराबर cos k थीटा साइन के थीटा, के रख देंगे बस, ठीक है, और माइनस का साइन के थीटा और cos के थीटा। ठीक है, इसको दूसरी समीकरण डाल दीजिए क्योंकि इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, आगमन सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी कथन n = 1 के लिए सत्य हो, n = k के लिए सत्य माना जाता है, और n = k+1 के लिए यदि सत्य हम सिद्ध कर देते हैं तो वह n की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी मान के लिए यूनिवर्सल ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें अब सिद्ध करना है कि Pn सत्य होगा n = k+1 के लिए। बिल्कुल जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको इसको लिखना है। अब सिद्ध करना है कि Pn सत्य होगा n = k+1 के लिए। तो देखिएगा, a की घात k+1, क्योंकि LHS ही लेते हैं इसमें हम, LHS लिया हमने, कितना आएगा, LHS कितना आएगा, a की घात k+1। अच्छा, हम जानते हैं कि यदि किसी की पावर जोड़े में हो यानी कि योग में हो तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, a की घात k गुणे में a की घात 1, a की घात k गुणे a लिख सकते हैं इसको। a की घात k कितना है, a की घात k ये है cos k थीटा साइन के थीटा माइनस का साइन के थीटा और cos के थीटा। ठीक है, और a का मान दिया गया है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। यहाँ तो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, केवल a की घात k का मान दूसरी समीकरण से रख दिया और a का मान पहली समीकरण में से उठा के हमने रख दिया। यहाँ दोनों अवयवों के बीच में हमने क्या कोई साइन नहीं लगाया, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गुणन कर रहे हैं। तो दो अवयवों का गुणन हम सीख चुके हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका गुणा कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा कितना, cos k थीटा का गुणा होगा cos थीटा से, cos k थीटा cos थीटा प्लस इसका इससे होगा, लेकिन चलिए रखते हैं पहले साइन के थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब अगला पद हमें लिखना है, तो जगह थोड़ी कम पड़ेगी, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं। देखिए cos k थीटा cos थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा cos k थीटा साइन थीटा। ठीक है, और इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस का साइन के थीटा cos थीटा। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दोनों अवयव आ गए हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे, तो माइनस का साइन के थीटा cos थीटा प्लस cos के थीटा का माइनस साइन थीटा से, तो cos के थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा प्लस cos के थीटा का cos थीटा, cos के थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप थोड़ा पीछे जो वीडियोस हमने कराई हैं उनको देख लीजिए और उससे समझिए। और इसमें वैसे कुछ भी नहीं है, केवल हमने गुणा किया है
और उसके बाद देखिएगा इसमें आगे हल करते हैं तो प्लस और ये माइनस है तो माइनस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस के थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ये दोनों प्लस के हैं तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कॉस के थीटा, या फिर पहले साइन वाली टर्म को रख देते हैं, है ना। इसको पहले लिख लीजिए, साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दोनों माइनस के, माइनस कॉमन ले लिया तो इसके अंदर क्या रह जाएगा, साइन के थीटा, यानी कि के थीटा वाला पहले लेना है हमको, साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे तो प्लस का पहले आएगा तो कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, साइनों के चिन्हों के हिसाब से हमने बदलाव किए हैं, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब जगह नहीं तो यहाँ मिटा के हम करते हैं, देखिएगा। तो देखिए ये सूत्र बन रहे हैं ना, फॉर्मूला बन रहे हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। और ये पहला पद जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है कि कॉस के थीटा प्लस का थीटा, लिख सकते हैं ना। ऐसे यहाँ पे आइए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा सूत्र है, तो ये क्या बन जाएगा बताइए। ये वाला जो अवयव आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं साइन के थीटा प्लस थीटा। ऐसे ये माइनस, ये हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा, है ना। इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यदि हम थीटा सब में से कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, देखिए, कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा। हमने क्या बताया था, n इक्वल टू के प्लस 1। यदि के प्लस 1 की जगह मैं n रख दूं तो यह वही आ जाएगा। देखिएगा, के प्लस 1 की जगह उठा के मैं n रखता हूँ जो कि हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस का साइन n थीटा और कॉस n थीटा, ठीक है ना। तो ये लिखा जा सकता है a की पावर n, क्योंकि a की पावर k प्लस 1 हमने यहाँ लिया था, और k प्लस 1 किसकी जगह लिया, n की जगह तो लिया है, ठीक है। यानी कि a की पावर n, और यहाँ लिख सकते हैं a की पावर n बराबर कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस का साइन n थीटा और कॉस n थीटा सिद्ध हो जाए। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखो, जो मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत से होने वाले सवाल हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं। एक एक स्टेप, पहले n इक्वल टू 1 के लिए सत्यता जांचते हैं, उसके बाद n इक्वल टू k के लिए मानते हैं, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम उसे सिद्ध करते हैं। समझ में आ गया होगा? बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, अगला उदाहरण संख्या 28 है और वह आपके स्क्रीन पे आ रही है। देखिएगा, इस सवाल में दिया गया है ए बी सी 3 आव्यूह हमें दी गई हैं 2x2 कोटि की। तो ए है 2 - 1 पहली पंक्ति में, 3 4 दूसरी पंक्ति में, बी 5 2 7 4 यानी कि 5 2 पहली पंक्ति में और 7 4 दूसरी पंक्ति में, सी 2 5 और 3 8 यानी कि 2 5 पहली पंक्ति में और 3 8 दूसरी पंक्ति में है। एक ऐसा आव्यूह हमें डी ज्ञात करना है जो कि निम्न कंडीशन को, निम्न शर्त को पूरा करता हो। निम्न शर्त क्या है, सी डी माइनस ए बी बराबर ओ, यानी कि एक रिक्त आव्यूह, ठीक है। तो कैसे ऐसे करेंगे, शून्य आव्यूह के बराबर लाना है सी डी माइनस ए बी को। तो कैसे इस सवाल को करेंगे, आइए देखिए।
तो देखिए इस उदाहरण 28 में a बराबर ये है, b बराबर ये दिया हुआ है, c बराबर ये दिया हुआ है, कंडीशन शर्त हमें दी हुई है CD माइनस AB बराबर O। तो देखो C और D का गुणा हो रहा है और A और B का गुणा हो रहा है। A और B का गुणा होगा तो 2/2 की मैट्रिक्स ही आएगी। निष्कर्ष जो आएगा AB का 2/2 का ही आएगा, क्योंकि दोनों का गुणा होगा तो इसके जो स्तंभों की संख्या है इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा AB का वो 2/2 का आएगा। AB का 2/2 का आएगा भाई, है ना। अब CD का गुणा होके भी 2/2 ही होना चाहिए, जब ही घटा सकते हैं आप, क्योंकि घटाने या जोड़ने के लिए हमने बताया था कि जो जिन अवयवों को हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। तो यहाँ तो 2/2 AB की आ गई कोटि, अब इसकी भी कोटि 2/2 होनी चाहिए। तो इसमें C की कोटि हमें दी गई है कितनी, 2/2, है ना। अब इसकी D की जो कोटि होनी चाहिए उसके लिए स्तंभों की संख्या 2 होनी चाहिए, जब भी गुणा हो सकता है ना। भाई ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ठीक। और जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो 2/2 होना चाहिए। 2/2 कब आएगा, जब इसके स्तंभों की संख्या भी 2 हो, है ना। तो D का जो ऑर्डर आएगा, कोटि आएगी, क्या आएगी, 2/2। ये समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पर माना कि, क्योंकि D हमें ज्ञात करना है, माना कि D बराबर है x, y, z और ये मान लिया, ये अवयव मान लिए। अब हमारा काम इस पूरे प्रश्न में ये होगा कि x, y, z और t के मान निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, CD माइनस AB बराबर O, है ना। तो हम ये जानते हैं कि CD माइनस AB बराबर O है। इसका यह मतलब है कि CD इक्वल टू O, यानी कि प्लस AB करते हैं दोनों तरफ, या हम इसको इधर ले आए तो प्लस का AB ये बन जाएगा, ठीक है। और यदि शून्य आव्यूह में कोई भी हम आव्यूह जोड़ते हैं तो शून्य आव्यूह उसमें समा जाती है, यानी कि AB इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो CD बराबर कितना आएगा, CD बराबर AB, ये तो आएगा। अब C और D को रखें आप, C और D को रखेंगे तो C कितना है, C ये रहा 2, 5, 3, 8, और D आपने कितना माना है भाई, x, y, z, t। समझ में आ रहा है, x, y, z, t, यहाँ लिख दीजिए x, y, z, t बराबर AB। A कितना है, ये रहा 2 माइनस 1, 3, 4। B कितना है, ये रहा 5, 2, 7, 4। यहाँ तो समझ में आ रहा है। देखिए ये C का मान रख दिया, ये D जो मान आया उसको रख दिया, ये A है और ये B है। अब क्या करना है, इनका गुणन करना है। तो देखिए गुणन करते हैं, देखिए गुणन करना आता है, जल्दी से कर लीजिए फटाफट। तो देखिए 2x प्लस का 5z, फिर 2y प्लस का 5t, ऐसे ही 3x प्लस का 8z और 3y प्लस का 8t, ठीक है। इसका गुणन हो गया। अब इनका भी गुणन कर लीजिए फटाफट। देखिए 2, 5, 10 माइनस 7, 3 हो गया, 2 और 2 4 माइनस 4 0 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि देखो 2 का 5 से करोगे 10 आएगा, -1 और 7, -7, 10 माइनस 7 3 हो गया। ऐसे ही 2 का 2 से किया, प्लस का 4 आया, -1 का प्लस 4 वो -4 हो गया, 4 माइनस 4 कितना होता है, 0, ठीक है। अब देखिए दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ 3 पर 15, 15 और 28 कितना हो गया, 15, 28, 43। कोई समस्या, ठीक। अच्छा 3 का 2 से किया 6 आया, 4 का 16, 16 और 6 22। अब ये दोनों अवयव हैं, एक ये अवयव और एक ये अवयव, दोनों बराबर हैं, तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं 2x प्लस का 5z बराबर 3, ठीक है, और 3x प्लस 8z बराबर 43।
ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, ये x और z में आती है। ठीक है, ऐसे ही 2y प्लस 5t बराबर 0 और 3y प्लस का 8t बराबर 22। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इन समीकरणों को हल करेंगे और हम x, y, z, t का मान निकालेंगे। 10वीं कक्षा में हम ये करके आ चुके हैं। तो देखिएगा, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो इसमें गुणा किया हमने 3 का, या लिख लें इस बात को, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इसको तीसरी समीकरण डाल दीजिए, इसको चौथी। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल कर रहे हैं, तो यहाँ कितने, पहली समीकरण है 2x प्लस 5z बराबर 3। ठीक है, और ये है 3x प्लस 8z बराबर 43। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इनका लासा कितना आएगा, 6। तो यहाँ 6 बनाना है दोनों की जगह। तो इसमें किया हमने 3 का गुणा, पूरी समीकरण में 3 का गुणा किया, और इसमें किया 2 का। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये हो गया 6x 15z और 9। ठीक है, ऐसे ये कितना बन जाएगा, 2 का गुणा करने पे 6x प्लस का 16z और ये हो गया 86। देखिए, दोनों का चिन्ह एक सा है तो माइनस करते हैं, दोनों का चिन्ह अलग अलग होता तो प्लस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस किया, ये कट गया, ये कितना हो गया, माइनस का z बराबर कितना, माइनस का 77। तो z का मान कितना आ गया, 77। एक मान निकल आया। इस इसका z का मान पहली समीकरण में रख दें, z बराबर 77 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप z बराबर 77 रखिए समीकरण 1 में। तो देखिएगा 2x प्लस का 5 गुणा 77 बराबर 3। इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा 2x 3 माइनस 77 गुणा 5 करना है। तो देखिए 5 के 35 और 85 हो गया है ना। और ये कितना आया, 2x बराबर माइनस का 382, माइनस का 382 आया। ठीक है, अब इसको हल करिएगा तो कितना आएगा, देखिए भाग कर दीजिए 2 का, x बराबर माइनस 382 बटे 2। तो अगर करेंगे तो ये माइनस का 196। ठीक है, कितना आया, माइनस का 196। तो x का मान निकल आया, कितना आया, माइनस का 196 हो गया। 2 मान आ गए हमारे, x का आ गया, z का आ गया। अब y और t को हल करके, मतलब तीसरी और चौथी समीकरण को हल करके y और t का मान निकालेंगे। तो आइए देखिए आप तीसरी और चौथी समीकरण को हल करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। देखिए रखिएगा इनको, 2y प्लस 5t बराबर 0 है और 3y प्लस 8t बराबर 22। तो इनमें भी हम 3 का गुणा इसमें कर दें पूरी समीकरण में, और इस समीकरण में कर दें 2 का। तो ये क्या बनेंगी, देखिए ये बनेगी 6y प्लस का 15t बराबर 0। ठीक है, ऐसे ये कितना बनेगा, 2 का गुणा करने पे 6y प्लस का 16t बराबर 44। अब इनको आप घटा दें आपस में, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस माइनस। देखो इससे ये कट गया, तो ये कितना हो गया, माइनस t बराबर माइनस 44। तो t बराबर कितना आ गया, 44 आ गया। ठीक है, t बराबर 44 समीकरण किसी में भी, तीसरी में या चौथी में आप रख दें, तो तीसरी में रख दें, समीकरण 3 में रखने पर।
ठीक है। अगर समीकरण 3 में इसका मान रखते हैं हम तो क्या बनेगा देखिए, तो समीकरण 3 है 2y + 5t, तो 2y + का 5 t का मान 44 बराबर 0। इसको उधर ले जाएं तो 2y बराबर कितना हो गया, माइनस का 220, कितना है इसका 220, और y का मान हो जाएगा माइनस का 220 बटे 2, यानी कि y बराबर माइनस का 110, y का मान ये आ गया। d बराबर देखिए x का मान कितना है, माइनस का 196, y का मान कितना है, माइनस का 110, z का मान 77 और t का मान 44। तो ये आपकी एक आव्यूह डी निकल के आती है, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, अब हम आपको विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल हल कराते हैं। 26 उदाहरण संख्या 26 और उदाहरण संख्या 28 आपके समझ में आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्नावली में भी सवाल हैं। विविध प्रश्नावली का मतलब है पूरे पाठ में जितने भी आपने टॉपिक करे हैं, जितने भी क्वेश्चन करे हैं, उसी का एक वृहद रूप होता है। उसमें सभी सवाल आ जाते हैं, उसमें कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाना, और उन सवालों को हम हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्हें हल किया जाता है। आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया है, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं एक बार। मुझे लगता है एक रिजल्ट इसमें 382 यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 191 आएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ से बदल जाएगा, बस माइनस का 191 हम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब 382 को 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2 18 हुआ, यहाँ पे 9 बार जाएगा, 2 बचा, 2 एकम 2 आएगा। सही है, ये छोटी सी गलती थी, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। तो देखिए, अब हम अपनी जो विविध प्रश्नावली अध्याय 3 की वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, तो इस सवाल में दिया गया है कि मान लीजिए a बराबर कोई 2/2 कोटि की आव्यूह है, जिसकी पहली पंक्ति में 0 1 और दूसरी पंक्ति में 0 0, यानी कि 0 0 है। तो दिखाइए कि सभी n जो कि प्राकृत संख्या को बिलोंग करती हैं के लिए a एक स्मॉल मतलब अचर है, ai यहाँ पे कैपिटल है, तो ये तत्समक आव्यूह है। ai + ba की होल पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की पावर n -1 ba, जहाँ i क्या है, एक तत्समक आव्यूह है 2/2 कोटि की, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे देखिएगा। यह सवाल भी गणितीय आगमन सिद्धांत से करना है हमको। तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें ए आव्यूह दी हुई है और सिद्ध करना है कि ai + ba की होल पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की घात n -1 ba है। यहाँ पर जो a और b हैं, स्मॉल a और स्मॉल b अचर हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे, देखिए आप। हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा इसको करेंगे, ठीक है। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, गणितीय आगमन सिद्धांत आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है। पहले जो भी हमें सिद्ध करना है उसको एक कथन के रूप में मान लेते हैं। माना कि Pn एक कथन है जो कि ai + ba की घात n बराबर a की घात n i प्लस n a की घात n -1 ba के बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है।
सबसे पहले हम कथन मान लेते हैं। अब n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो P1 यानी कि P1 निकालेंगे तो P1 का LHS या सीधे सीधे LHS कह दीजिए, Pn की LHS। तो P1 का मतलब हो गया AI प्लस BA, या ऐसे ना करो, LHS ही हुआ था ना, तो AI प्लस BA की घात 1, एन की जगह की तो रखना है, तो कितना आएगा AI प्लस का BA, ठीक। अब RHS को हल कीजिए आप। RHS क्या है, RHS क्या है बताइए। RHS है ये, यहाँ पे रखिए A की घात 1 I प्लस 1 A की घात 1 माइनस 1 BA। इनको हल करेंगे तो A की घात 1 तो A हो गया, AI ये बन गया, और यहाँ पे A की घात 0 बना, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 1 किसी की घात 0 हो जाए तो 1 हो जाता, तो 1 गुणा 1 गुणा B, तो BA हो गया। अब देखो ये भी AI प्लस B है और ये भी AI प्लस B है, यानी कि LHS बराबर RHS, है ना। LHS बराबर RHS हो रहा है, इसका मतलब PN सत्य है n बराबर 1 के लिए, है ना। जांच लिया हम, n बराबर 1 के लिए सत्य है Pn। अब माना कि Pn सत्य है n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है Pn। तो यहाँ से AI प्लस BA की घात k बराबर A की घात k I प्लस k A की घात k माइनस 1 B A, ठीक है। n की जगह k रख दिया तो A की घात k I प्लस k A की घात k माइनस 1 B A, इसको डाल दीजिए पहली समीकरण, ठीक है। पहली समीकरण डाल दीजिए इसको। अब n इक्वल टू a प्लस 1 के लिए, n इक्वल टू a प्लस 1 के लिए, देखिएगा इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसमें LHS लिखे हैं, तो LHS कितनी आएगी बताइए, LHS कितनी आएगी, LHS है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा AI प्लस BA की घात k प्लस 1, ये तो होगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं AI प्लस BA की घात k गुणे AI प्लस BA, लिख सकते हैं। इस बात को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि घात है, जोड़े योग में है तो गुणा हो गया, ये तो जानते हैं ना, ठीक। क्योंकि x की घात m प्लस n होती है तो उसको बराबर लिखाता है x की घात m गुणे x की घात n, उसी तरीके से किया। तो यहाँ पर अब देखिए इसका मान हम पहली समीकरण में दे चुके हैं, क्या मान है इसका ये, तो यहाँ पर रख दें आप a की घात k I प्लस k A की घात k माइनस 1 B A, ये तो इसकी जगह आ गया और ये आपका जैसा था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करना ही तो रह गया, गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए तो a की घात k का a की घात a से करेंगे, सॉरी a की घात k का a से गुणा करेंगे तो a की घात k प्लस 1 आ जाएगा, और i गुणा i ये हो ही गया, i गुणा i, क्योंकि मैट्रिक्स है, अवयव है ना, i तो अवयव तस्में का अवयव है, प्लस फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो b a की घात k I और a, इसका गुणा इसमें भी हो गया, ठीक है। अवयव जो है, अचर जो है एक तरफ ले लिया, और मैट्रिक्स यानी कि अवयवों का गुणा एक तरफ I गुणा a, ठीक, प्लस अब इसका गुणा पहले में करेंगे, देखिए k a की घात k माइनस 1 था और a यहाँ है तो k हो गया ये, है ना।
और b आ गया, और ये तो अवयवों का हो गया। अब यहाँ पर a है और यहाँ पर i है, तो a गुणा i। यहाँ तक कोई समस्या क्लियर है? प्लस अब इसका गुणा इससे करना है, तो देखो k a की घात k माइनस 1, b और b b स्क्वायर, a और a डॉट a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये कितना हो गया, i डॉट i भी i होता है, i डॉट i भी i होता है, तो ये हो गया a की घात k प्लस 1 i। ठीक है, अच्छा i a होता है और ai भी a होता है, तो ये भी आ गया कितना, b a की पावर k डॉट a प्लस k a की घात k b a। ये तो हल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि i डॉट i बराबर i होता है, a डॉट i कहें या i डॉट a कहें बराबर a होता है। इन बातों से तो ये निष्कर्ष आ गया हमारा। ठीक है, अब एक पद और रह रहा है, k a की घात k माइनस 1 b स्क्वायर और a स्क्वायर, क्योंकि a डॉट a कर रहे हैं ना, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं और जरा a स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि a हमें दिया गया है। तो देखिएगा, कोई जगह नहीं है तो मिटाते हैं। तो जरा देखिएगा कि ये जो a स्क्वायर आ रहा है इसमें, इसकी वैल्यू यानी कि इसका मान क्या आएगा, देखते हैं। a स्क्वायर बराबर होगा a डॉट a, और a क्या है, 0 1 0 0, ऐसे दूसरी 0 1 0 0, इनका गुणा कीजिए आप। देखिएगा 0 का 0 से 0, 1 का 0 से 0, 0 हो गया। ठीक, ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 का 1 से 0, 1 का 0 से 0, 0 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हल करके देख लीजिए आप। यानी कि ये एक शून्य अवयव यानी कि ओ आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई, शून्य अवयव आ गई। तो यहाँ पे हम देखें कि कोई भी अवयव गुणा कर देंगे तो वो शून्य बन जाएगा। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि यह शून्य आ गया, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर ये बन जाएगा a की पावर k प्लस 1 i प्लस b a की पावर k a प्लस k a की पावर k b a। ठीक है, और प्लस का o, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें समा जाएगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। तो लिख दिया हमने, वैसे ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। अब देखिए इन दोनों में से अगर देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है, ठीक, a की पावर k प्लस 1 i तो है ही, एक तो b आ रहा है कॉमन और एक a मैट्रिक्स आ रही है। तो हमने क्या किया, b और a को कॉमन ले लिया, और a की पावर k भी तो कॉमन है, एक सेकेंड, a की पावर k कॉमन, b कॉमन और a कॉमन। तो बचा क्या है यहाँ पे तो बचा 1 और यहाँ बचा प्लस k। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, a की पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस k को k प्लस 1 लिखा जा सकता है, और a की घात को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1, बाहर लगा दीजिए। ठीक भाई, k को लिख सकते हैं ना इस तरीके से, और b a। ठीक है, यदि हम n k प्लस 1 को n रख दें, k प्लस 1 को n रख दें, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, a की पावर ni प्लस का n a की घात n माइनस 1 b है, और यही तो ना, यानी कि n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है। तो Pn यानी कि सॉरी Pn क्यों, a की पावर n, सॉरी क्या दिया था, हाँ, ai प्लस ba की घात n बराबर a की घात n i प्लस n
ए की घात n माइनस 1 बी ए के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ए स्क्वायर का मान 0 हो जाने से ये पूरा सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ लगातार, तो आप बैक जाके, पीछे जाके वीडियो को देखें, बार बार पॉज करके, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें दिया गया है कि यदि ए कोई एक वर्ग अवयव है 3/3 कोटि की, तो सिद्ध करना है कि ए की घात n बराबर 3, मतलब सभी अवयव 3 की घात n माइनस 1 में होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम आगमन सिद्धांत से ही करेंगे। तो देखिए ये दिया गया है, यदि a बराबर ये है तो सिद्ध करें कि an बराबर ये होगा और n एक प्राकृत संख्या है। देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे पिछला सवाल किया उसी तरीके से होगा आगमन सिद्धांत से। देखिए प्रश्नावली में शुरुआत के 3 सवाल आगमन सिद्धांत से करने हैं। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आप आगमन सिद्धांत ही लगाइएगा। देखिए सबसे पहले माना कि, वो तो लिखेंगे कि हम आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। अब करेंगे कैसे, माना कि पी एन, जो भी हमें प्रूफ करना है, जो भी हमें सिद्ध करना है, उसको कथन मान लेते हैं। पी एन ए एन बराबर 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, n माइनस 1, 3 की घात 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 n माइनस 1 और 3 की घात n माइनस 1। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, तो LHS कितनी होगी, a की घात 1 यानी कि a, और RHS को हल करेंगे कितना आएगा, 3 की घात 1 माइनस 1, 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 सब में 3 की घात 1 माइनस 1 आप कर देंगे। और हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 हो तो रिजल्ट कितना आता है, 1। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और इसको डाल दें आप 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से LHS इक्वल्स टू RHS। समीकरण 1 में दिया गया है कि a बराबर है इसके, और RHS ये आई है और LHS ये आया है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी कि हम लिख सकते हैं कि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब मानेंगे, यानी कि माना कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो n बराबर k के लिए सत्य है, इसका यह मतलब है कि a की पावर k बराबर हो जाएगा 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस, सभी अवयव इसी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए आप, क्योंकि इसकी मदद हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो p ऑफ k प्लस 1 करेंगे। p ऑफ k प्लस 1 कितना आएगा, यानी कि LHS p ऑफ k प्लस 1 के लिए LHS देखिए, p ऑफ k प्लस 1 के लिए LHS कितना आएगा, देखिए a की घात k प्लस 1, नहीं तो है, a की घात k प्लस 1, जो कि जैसे a की पावर n है, तो यहाँ पे हमने n माइनस 1 किया, तो n या k रखेंगे आप,
तो कितना आना चाहिए? चलो इसको ऐसे ही हल कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए इसको लिख सकते हैं हम a की घात के गुणा a, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो a की घात k का मान हम दूसरी समीकरण से निकाल रहे हैं, यानी कि दिया गया है 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, ऐसे सभी अवयव हो जाएंगे। 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1। और a कितना है? a है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इनको हम गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे होगा देखिए, गुणा करने की विधि तो आपको मालूम ही है, पहला स्तंभ सॉरी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1, सभी में यही आएगा। तो 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1, फिर अगला करेंगे वो भी, इसमें भी यही आएगा। प्लस 3 की घात k माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही अगली भी पंक्ति में यही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी पंक्ति यही आएगी, करके देख लें आप, यही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से, और आगे देखिए कैसे करना है। तो देखिएगा, ये हमने हल कर लिया है। तो यहाँ देखिए इन तीनों का योग करने पे क्या आएगा, 3 गुणा 3 की घात k माइनस 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 की घात k माइनस 1, 3 गुणा 3 की घात k माइनस 1, 3 गुणा 3 की घात k माइनस, सभी अवयव यही आ जाएंगे, सब में एक ही चीज हो रही है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब इनका गुणा करेंगे तो 3 की घात k माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा ये, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1, 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1, 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1। ये बार लगा रहा हूँ क्योंकि k प्लस 1 को इकट्ठा किया गया है, और थोड़ा बड़ा कर दें इसको। जैसे कोष्टक लगाते हैं आप k प्लस 1 पे, उसकी जगह हमने बार लगा दिया बस, और कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, ये -1 जो है घात में है। ठीक है, अब यदि मैं k प्लस 1, क्योंकि हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो हल कर रहे हैं, तो जब k प्लस 1 की जगह मैं n रखूंगा तो यह 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1 माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1 और 3 की घात n माइनस 1 के रूप में ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर 2 चुका है ये, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, सत्य है। तो इस बात को लिख लीजिएगा। तो a की घात n
बराबर क्या होगा, 3/3 की हाफ भी होगी, और उसमें जो प्रूफ करवाया था, जो सिद्ध करवाया था वो है। समझ में आ गया। एक और सवाल है आगमन सिद्धांत का, उस सवाल को और हम करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, देखिए आपकी स्क्रीन पर यह तीसरा सवाल प्रश्नावली का आ रहा है। इसमें दिया गया है कि यदि एक अवयव है ए, जिसका पहली पंक्ति में 3 और -4 अवयव हैं और दूसरी पंक्ति में 1 और -1 अवयव हैं, तो सिद्ध करना है हमको a की घात n बराबर 1 + 2n - 4n पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में n 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो यह भी हम आगमन सिद्धांत से ही हल करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से ही हल किया जाएगा इसको भी। तो देखिए ये सवाल है, तो देखिए इसका हल करते हैं। माना कि Pn एक कथन है जो कि An बराबर 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n के बराबर है। ठीक है, n = 1 के लिए। किसके लिए चेक करेंगे पहले, n = 1 के लिए। n = 1 के लिए चेक करेंगे तो LHS क्या होगी, LHS यानी कि a की घात 1, इसको डाल दीजिए 1, a की घात 1 यानी कि a, और LHS कितनी आएगी देखिए 1 + 2 - 4 × 1 1 और 1 - 2 × 1, इनको हल कीजिए आप तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से LHS = RHS। देखिए क्योंकि ये RHS है और ये LHS है, और A और ये दोनों बराबर है समीकरण 1 में, तो LHS = RHS हो गया। समझ में आ गया ना, LHS = RHS। यहाँ लिखेंगे यानी कि Pn सत्य है n बराबर 1 के लिए, ठीक है, तो Pn सत्य हो गया। अब दूसरी स्टेप क्या होती है, माना जाएगा, माना कि Pn सत्य है n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए सत्य है। यानी कि यहाँ पे n की जगह k रख देंगे तो ये बन जाएगा a की घात k 1 + 2k -4k k और 1 - 2k। ठीक है, इसको दूसरा नाम लिखते हैं, दूसरी समीकरण। अब हमें n = k + 1 के लिए सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए अब n = k + 1 के लिए अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, तो 2-3 कायदों से कर सकते हैं। तो हम जो बता रहे हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं कि आप LHS को हल करते हुए RHS तक ले जाइए। ठीक है, किसी बुक में ऐसे भी किया हुआ है या कराया गया है कि आप LHS यानी कि पहले हम a की घात के पूरा मान निकाल दें इस रूप में और फिर RHS को हल कर दें, ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो देखिए इस तरीके से कैसे करेंगे। LHS लिया हमने, क्या आएगा LHS, a की घात k + 1 है ना, a की घात k + 1 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं a की घात k गुणे में a। ठीक है, a की घात k का मान दूसरी समीकरण से रख देंगे 1 + 2k -4k k 1 - 2k, और a का मान पहली समीकरण यानी कि 3 -4 1 -1। समझ में आ गया। अब इनको गुणा करना है, गुणा करिए आप। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 1 + 2k का 3 से करेंगे तो 3 + 6k, और इसका इससे करें तो -4k। सही है। अच्छा, पहली पंक्ति
दूसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा -4 -8k और +4k। अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 3k और +1 -2k। ऐसे ही इसका इससे करेंगे तो -4k और -1 +2k। ऐसा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक, तो देखिएगा इसको हल करते हैं आगे। 3 + 2k बन गया ये 6k -4k, और ये कितना बनेगा बेटा? -4 और -4k। यहाँ पर अगर हल करेंगे तो कितना बनेगा? k + 1, फिर 3k -2k k हो जाएगा और +1 है तो k + 1। और यहाँ पे अगर हल करते हैं तो -1 और -2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 + 2, 3 को तोड़ दिया हमने 2k, और -4 कॉमन ले लिया तो k + 1, और यहाँ k + 1 है। और यहाँ से हमने देखा कि -1 -2k है, -1 -2k को हम लिख सकते हैं 1 - 2 -2k। -1 को 1 - 2 लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये तोड़ा है हमने, क्यों तोड़ा है अभी समझ में आएगा, देखिएगा। देखिए समझिए, यहाँ हमने तोड़ा इसलिए है क्योंकि जब हम इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? 1 + 2 को हमने कॉमन लिया k + 1, है ना। यहाँ पर -4 k + 1 आ ही चुका है, यहाँ पर k + 1 आ ही चुका है पहले से। यहाँ पर हम -2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो ये बन जाएगा 1 - 2 k + 1। अब यदि हम k + 1 की जगह, क्योंकि हम n बराबर k + 1 लें तो k + 1 को n भी रख सकते हैं, तो यदि इसको रखते हैं तो ये आता है 1 + 2n -4n n और 1 - 2n। यानी कि यहाँ पर k + 1 की जगह n रख दूँ तो a⁴n बराबर 1 + 2n -4n n और 1 - 2n सिद्ध हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। पहले k + 1 के लिए करते हो, k + 1 को n रखने पर आपकी LHS भी बदलेगी, तो k + 1 की जगह n रखें तो ये कितना हो जाएगा? a⁴n, और ये मान पूरा का पूरा ये k + 1 की जगह n उठा के रख देंगे तो ये बन जाएगा, और ये दोनों ही हमें सिद्ध करने थे। तो ये आज का आखिरी सवाल था। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली के अगले सवाल कराएंगे, तो इन सवालों को बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं आशा करता हूँ आप देखेंगे और समझेंगे इन सवालों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।